मैं हूं पिनाज त्यागी। हम लोग में आज हम बात करेंगे देश के भविष्य की, देश के नौनिहालों की और उनके बहकते कदमों की। जी हां, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं, क्योंकि बच्चे अपराध की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोई छोटी सी बात पर अपने ही साथी को मौत के घाट उतार देता है, तो कोई किसी को गोली मार देता है, कोई अब्यूजिव क्राइम में भी सीधे सीधे इन्वॉल्व नजर आ रहा है। तो समाज किस ओर जा रहा है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपने खास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। 15 साल का बच्चा और इल्जाम बलात्कार का, 14 साल का किशोर और आरोप कत्ल का, 17 साल की उम्र और गैंगरेप में गिरफ्तार। ये वो आंकड़े हैं जो जितना हैरान करने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाले, क्योंकि ऐसे मामले सामने आने के बाद जहन में कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये कि देश में बच्चे हिंसक क्यों होते जा रहे हैं? कलम थामने वाले कत्ल करने से क्यों नहीं कतराते? क्यों बचपन में ही किशोर बन रहे हैं बलात्कारी? मामूली सी बात पर ये बच्चे क्यों मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? ये सवाल इसीलिए गंभीर है क्योंकि दिल्ली में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने ही साथी छात्र की हत्या कर दी। मरने वाला छात्र शुभम क्लास का मॉनिटर था और उसने क्लास में शरारत करने वाले बच्चों की लिस्ट टीचर को सौंपी थी। बस इसी बात से आरोपी छात्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शुभम को पत्थरों से पीट कर मार डाला। उन बच्चों ने जिनकी पिटाई हुई थी हमारा उसको रास्ते में घेर लिया। 3-4 दिन से वो इधर घर के चक्कर काट रहे थे चारों तरफ से। उसको प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने, और कल 6 बजे फिर उसको झूठ बोल के बुला के ले गए घर से बच्चे को। दिल्ली के अमन विहार में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया, जहां एक नाबालिग पर आरोप लगा कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। लगातार मुंह दबाए रखने की वजह से लड़की की मौत हो गई। एक इसमें जुवेनाइल है, नाबालिग है। इन्होंने अपनी इंटरोगेशन के दौरान इन्होंने बताया कि 20 तारीख की रात को इन्होंने नशा कर रखा था और क्योंकि थ्रॉटल किया था लड़की को तो उसको सांस नहीं आ पा रहा था, उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्होंने दुष्कर्म किया है उस लड़की के साथ। ये कोई 1-2 मामले नहीं है जब बच्चों का गुस्सा गुनाह में तब्दील हो गया। औरंगाबाद में भी एक लड़के ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी को मार डाला। ऐसे में जरूरी हो जाता है उन कारणों की तह तक जाया जाए जो बच्चों को वक्त से पहले बड़ा और हिंसक बना रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो कमी कहां है? आखिर किस समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हाल फिलहाल में एक ऐसी ही घटना का शिकार हुए परिवार भी मौजूद है। हमारे साथ अनिल जंदल हैं नजफगढ़ में, जिनके बच्चे को, जो क्लास के मॉनिटर थे, सिर्फ बच्चे की शिकायत करने के चलते दूसरे ही बच्चे ने मौत के घाट उतार दिया है। तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मेघना बंसल हैं, क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ ममता साय हैं, मेंबर हैं DCPCR की और कई जो चाइल्ड कमिटीज हैं उनकी अध्यक्षा रह चुकी हैं, और साथ ही बच्चों को लेकर बहुत करीब से कामकाज कर रही हैं ममता साय। और हमारे साथ गुड़गांव से रविंद्र त्यागी भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने भी एक अपने बच्चे को खोया है। उनके बेटे अभिषेक को उनके ही क्लासमेट ने गुड़गांव के स्कूल में मौत के घाट उतार दिया था, उसे गोली मार दी गई थी। तो हमारे साथ आज पीड़ित परिवार भी है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब उनके बच्चे को एक दूसरा बच्चा, जिसे हम इनोसेंट कहते हैं, वो जब उनका आरोपी होता है तो क्या कुछ उनकी मनस्थिति होती है, क्या कुछ निकल कर आता है। तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा जिंदल साहब आप ही से है। आपसे क्या अभी तक क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, आपका बच्चा होनहार था, क्लास का मॉनिटर था, और आज वो आपके बीच नहीं है, और क्राइम करने वाला भी एक मासूम बच्चा ही है। जिंदल साहब। मैडम, उसको जबरदस्ती मॉनिटर बनाया गया था मेरे मना करने के बावजूद। मैं स्कूल में 3 बारी मैडम को मना करके आया था मेरे बच्चे को मॉनिटर ना बनाया जाए, क्योंकि मॉनिटर बनाने के बाद बच्चे उसको परेशान करने लग गए थे। बच्चे ने मेरे को घर पे आके बताया कि पापा ये मेरे को परेशान करते हैं, क्योंकि मैडम बोलती है आप इनका नाम लिखो, अगर मैं इनका नाम लिखता हूं तो ये बाहर आके मुझे धमकी देते हैं। तो जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने मैडम को जाके मना किया कि मेरे बच्चे को मॉनिटर से हटा दिया जाए। उसके बावजूद भी इन्होंने बच्चे को मॉनिटर बनाए रखा, और उनकी वजह से, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है जो स्कूल की केयर टेकर, क्या नाम है उनका, कृष्णा यादव,
उन्होंने बच्चे को इतना इस बात की गारंटी दी कि अगर मेरे बच्चे ने मैडम से ये कहा, उन केयरटेकर से, कि बच्चे मेरे को धमकी दे रहे हैं, तो वो बोली आप मेरे को इनका नाम बताओ और घर पे आगे बताओ तो मैं इनको स्कूल से निकाल दूंगी। वो बच्चा डर के मारे मुझे भी नहीं बता सका और डर के मारे वो प्रिंसिपल की बात को भी नहीं मना कर सका, और मेरा बच्चा उसकी जिद की वजह से आज हमारे लगता है टीचर ने बात नहीं सुनी, टीचर और जो स्कूल की केयरटेकर है उन्होंने बात नहीं सुनी, और मेरे मना करने के बावजूद भी उसको उन्होंने वहां जबरदस्ती मॉनिटर बना के रखा। चलिए, तो आपको लगता है जबरदस्ती उसे मॉनिटर बना के रखा, स्कूल ने कहीं लापरवाही बरती, अगर वक्त रहते उन धमकियों और शिकायत पर कार्रवाई की गई होती तो शायद स्थिति जो है वो दूसरी होती। क्या आप उस बच्चे को पहले से जानते थे जिस बच्चे ने आपके बेटे कंटिन्यूअस उसी के सेक्शन में ही पढ़ता था? वो कभी ऐसा लगा कि वो ऐसा इतना हिंसक हो सकता है? ऐसा कोई नहीं थे, वो छोटी मोटी शिकायत आती थी, मैं 2-3 बार स्कूल में जाके मैडम को बता चुका था कि ये बच्चे आपस में लड़ते हैं, इनको दूर बिठाया जाए। उसके बावजूद भी उस बच्चे को जबरदस्ती मॉनिटर बनाया गया, जबकि वो इतना पढ़ाई के अंदर होशियार भी नहीं था, मैथ में वीक था। पता नहीं उसको स्कूल की प्रिंसिपल ने किस लिए मॉनिटर बनाया। आपको लगता है मॉनिटर बनाना ही आपके बच्चे की? बिल्कुल मैडम, 100% नहीं। मेरा बच्चा तो इतना शरीफ था कि वो घर से 500 मीटर के बाद कहीं नहीं जाता था, वो इनके साथ ऐसे 3 किलोमीटर दूसरी कॉलोनी में चला गया, इनके बहकावे में आके, और उन्होंने जालिमों ने उसकी जान ले ली। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने, आरोपी भी एक छोटा बच्चा ही है। आरोपी नहीं, उसके अंदर उसके फादर इन्वॉल्व है। पुलिस, आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे जहां से डेड बॉडी मिली है, साइकिल कहीं मिली है, उसकी बुक कहीं मिली है, तो आपको लगता है कि उनके पिता ने क्राइम छिपाने की कोशिश की होगी? बात बिल्कुल, वो फरार है। जैसे ही मैंने उस दिन संडे को फोन किया शाम को, वो बोले मैं आपके बच्चे को भी भेज रहा हूं, और उसके बाद वो फोन को बंद करके और वहां से भाग गए अपने घर से। जब हम उनके घर पहुंचे तो केवल उनकी मदर, बच्चे की मदर हमें मिली। उसने भी हमें 1.5-2 घंटे तक काफी गुमराह किया। हम 2:30-3 बजे तक रात को अकेले चक्कर काटते रहे, और बाद में जाके जब पुलिस का इंटरफेयर हुआ तो हमारे बच्चे की 2 बजे हमें बॉडी वहां से रिकवर हुई, शमशान घाट के पीछे जंगल खेतों में से। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, और ये दुख बहुत बड़ा है। इसे महसूस तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, हम सिर्फ संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है वो समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़े जा रहा है। रविंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके बेटे अभिषेक के साथ भी कमोबेश यही स्थिति हुई थी जब उसके साथी ने उसे गोली मार दी थी। रविंद्र जी, एक लंबा अरसा हो गया है इस बात को, लेकिन जाहिर सी बात है अपनी औलाद को खोने का गम उम्र भर सालता रहता है। क्या उस घटना के बाद आपको लगता है कि स्कूलों ने कुछ सीख ली, कुछ परिवर्तन आए? नहीं, कोई सीख नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ भी नहीं है। आप देख लो, किसी भी स्कूल में कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो किसी भी स्कूल में एम्बुलेंस नहीं है जो बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जाए। हमारे बच्चे को तो उस टाइम वो बस में डाल के ले गए थे। मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, जब सामने वाला आरोपी एक बच्चा होता है, और बच्चे कहते हैं कि उनके पास अपनी सोच, अपना दिमाग नहीं होता है, बहुत कच्ची मिट्टी की तरह से होते हैं, जिस सांचे में ढालो वहीं ढल जाएंगे। देश का कानून भी उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मैडम, वो बच्चे कहाँ रहे जिन्होंने, बच्चे कहाँ रह गए जिन्होंने मर्डर कर दिया? तो गलत है ना, जुनाइल जिन्होंने बलात्कार कर दिए, मर्डर कर दिए, वो बच्चे कहाँ रह गए? वो जो बलात्कार कर रहे हैं वो बच्चे हैं। इसमें तो मैडम बच्चे के फादर ने बच्चे को जानबूझ के आगे किया है। 14 साल का बच्चा सब जानने लगता है। चलिए, आप लोगों का गुस्सा अपनी जगह वाजिब है, लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान और भी हैं इस वक्त। हमारे साथ डॉक्टर मेघना बंसल हैं, क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मेघना, अगर हम बात करें यहाँ पर परिवार की स्थिति में, हम समझ सकते हैं कि अपना बच्चा जब खो देता है कोई भी परिवार, तो लाजमी है उनका गुस्सा, उन्हें सामने वाला आरोपी जो है वो बच्चा है, बड़ा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आएगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा करने के लिए मजबूर क्या होता होगा उसके साथ कि वो इतना हीनियस क्राइम कर बैठता है? क्योंकि बच्चे तो क्या होता है, ब्लड देखते हैं, डर जाते हैं, उनको लगता है कि अरे खून निकला है, वो पहले ही माँ बाप को चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे में जब आप अपने एक साथी को पीट रहे हैं, और इतना पीट रहे हैं कि वो खून निकलता जा रहा है और आप रुक नहीं रहे। सबसे पहले तो जैसे कि एक फादर ने कहा कि अब बच्चे नहीं रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसमें इतना वायलेंस दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा ये वीडियो गेम्स खेलते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा मारपीट दिखाई जाती है। और तो और हम घरों की बात ही करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो बहुत बड़ा एक रीजन है कि बच्चे इतने अग्रेसिव हो गए हैं। घरों में हमने शुरू से देखा है कि मारपिटाई आपस में मदर फादर के बीच में, या कुछ भी चीखा चिल्ली हो रही है, तो बच्चों को ये चीजें बड़ी नॉर्मल लगने लगी हैं।
उनको लगता है अगर घर में ये सब हो रहा है तो अगर इसको हम बाहर भी करते हैं तो उसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एज ए पेरेंट भी गलत हैं कि हम ये सब चीजें घर में करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि बच्चे हमें देख रहे हैं और आगे हमसे ये सब चीजें सीख रहे हैं। और दूसरा, इनको हम बार बार शायद बच्चे नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो प्यूबर्टी हम बात करते थे 18 में, वो अब आके हो गई है 13-14 के अंदर। जी जी 13 इतने केसेस ऐसे हमने देखे हैं जो 13-14 साल के जो बच्चे हैं आजकल बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। 14 का तो आराम से बालिग हो जाता है। जी जी हाँ जी बिल्कुल। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे हैं क्योंकि एक्सपोजर जिस तरीके से मिल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। कोई बच्चा घर आके अगर अपनी बात बताना चाहता है या कोई स्कूल में इंसिडेंट हुआ है या वो कुछ अपनी तकलीफ शेयर करना चाहता है तो उसको इस टाइम रोक दिया जाता है कि नहीं जाओ, पहले तुम अपना ठीक से बैग रखो, ये करो वो करो, पहले खाना खाओ फिर हम सुनेंगे। हाँ, बच्चों का एक टाइम टेबल इतना टफ होता है कि वो स्कूल से आते हैं उसके बाद उन्हें टेनिस क्लास चले जाओ, डांस क्लास चले जाओ, अब यहाँ चले जाओ, लेकिन कोई भी बैठ के बच्चों के साथ बैठने के लिए टाइम टेबल नहीं बनाता है कि जिसमें पूछे कि हुआ क्या है स्कूल में आकर। पूरे दिन में अगर पेरेंट 5 मिनट एक ऐसा टाइम टेबल निकाले जिसमें वो सिर्फ डिस्कशन करें। जो डिस्कशन है आजकल वो सिर्फ रह गया है पढ़ाई कितनी हुई है, कितनी रह गई है, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स जो मेट्रोज में हमने देखा गया है वर्किंग पेरेंट्स हैं और उसके बाद उनको लगता है हम घर पहुंचे तो हम आगे सिर्फ पढ़ाई की बात करें। किसी के पास पेशेंस नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है सुनने समझने का कि बच्चा अगर किसी चीज को बताना चाह रहा है तो हम उसको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जी ममता जी, मैं आपको यहाँ पर अगर इसमें इन्वॉल्व करूँ कि यहाँ पर स्कूल का आप कितना बड़ा रोल मानती हैं, क्योंकि जिंदल साहब कह रहे हैं कि स्कूल से भी वो बहुत नाराज हैं। नाराज नहीं है मैडम, उनकी सरासर उनकी वो जी उनकी लापरवाही उनको नजर आती है कि भाई आप कम्युनिकेट करता है एक पेरेंट कि भाई मेरा बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, उसको इस तरह की थ्रेट मिल रही है। जब ये कह रहे हैं इन्होंने मना किया था तो हटाया क्यों नहीं मॉनिटर से? देखिए, जो आरटीई एक्ट है, जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स की लॉज हैं हमारी कंट्री में, ना उनकी अवेयरनेस है, ना उनकी ट्रेनिंग है और ना वो लागू की जाते हैं। इस वजह से आरटीई एक्ट के तहत काउंसलर्स होने जरूरी हैं स्कूल में। आज अगर एक बच्चा एग्रेसिव है तो जैसे कि जिंदल साहब के बेटे के साथ हुआ, अगर वो बच्चा बता रहा है टीचर को कि ये फलाना फलाना लड़का मेरे से बुरी तरह से बात कर रहा है या मेरी बात नहीं मान रहा है, तो तुरंत उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए उस काउंसलिंग में। और आरटीई एक्ट मैंडेट्स की काउंसलर्स हैव टू बी। जिंदल साहब, आपके स्कूल में जहाँ बच्चा जाता था कोई काउंसलर होता था कि? अरे कहाँ काउंसलर है, वो स्कूल की मैडम जो प्रिंसिपल है ना, उसका मकसद रुपए कमा के तिजोरी भरना। चलिए, तो सवाल ये है कि इस तरह के स्कूल्स अगर जो आरटीई एक्ट के जो तमाम गाइडलाइंस हैं अगर उनको फॉलो किए बिना अपना स्कूल रन कर रहे हैं, काउंसलर की मौजूदगी नहीं है, तो फिर ऐसे में जिम्मेदारी उन तमाम हुक्मरानों पर भी उठती है जो ऐसे स्कूल्स को चलने दे रहे हैं। क्योंकि अगर वक्त रहते ही उस बच्चे की काउंसलिंग होती, आमतौर पर कहा जाता है कि जिस तरह से समाज बदल रहा है, तेजी आ रही है, परिवेश बदल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर बच्चों से काउंसलर के इंटरेक्शन की जरूरत है और बाकायदा कई अच्छे स्कूल में इंटरेक्शन वीकली मंथली बेसिस पे कराया भी जाता है। तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है स्कूल्स में? इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही हम लोग में हमारी कोशिश है कुछ चेक एंड बैलेंसेस आपको भी बताएं ताकि आप भी जिम्मेदार बने अपने बच्चे के बहकते कदमों को लेकर। फिलहाल रुक रहे हैं। तो देश के नौनिहाल, देश के बच्चे आखिर किस ओर जा रहे हैं, क्यों उनके कदम बहक रहे हैं, इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों की अपनी जो आक्रोश है वो अपनी जगह जायज है। उनका कहना है कि बच्चे जो हैं अब बदलते वक्त के साथ, इस आधुनिकता के साथ बहुत जल्दी जो है वो जवान हो रहे हैं, तो इसलिए कम से कम उन्हें बच्चा कहकर कानून उनके साथ ढिलाई ना बरते। लेकिन क्या ये सही अप्रोच है और हम अपने तर्ज पर क्या कुछ कर सकते हैं? ममता जी, अगर मैं आपसे पूछूं, स्कूल्स की जवाबदेही की बात हम यहाँ पर करें, जैसे कि ये स्कूल का मामला सामने आया, आप कह रही हैं कानून कहता है कि काउंसलर होना चाहिए, लेकिन काउंसलर मैं खुद जानती हूं ऐसे बहुत सारे स्कूल जहां नहीं है, तो क्या हम किस ओर जा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर? देखिए, ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज अगर कोई भी पेरेंट को पता चलता है कि स्कूल में काउंसलर नहीं है तो ये रिपोर्ट होना चाहिए ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होना चाहिए, चिल्ड्रंस कमीशन को रिपोर्ट होना चाहिए, जहां इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए। नहीं तो देखिए, हमारे जो बच्चे हैं उन्हीं को जिस तरह से मर्डर हो गया है जिंदल साहब के बेटे का, भाई ऐसी दुखद चीजें हो जाएंगी। और जो एग्रेसिव बच्चा है उसको स्कूल में तो काउंसलिंग चाहिए, उसको हो सकता है एक हॉस्पिटल की जरूरत हो, एक मेंटल हेल्थ की जरूरत हो। जी, इस पर मैं डॉक्टर मेघना से बात करूंगी। डॉक्टर मेघना, अगर हम बात करें आजकल
माँ बाप बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, जैसे उनका बच्चा वीडियो गेम ऑपरेट करना सीख जाता है, आईपैड ऑपरेट करना सीख जाता है, तो उनको लगता है बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और वो खुद नहीं देखते हैं चेक एंड बैलेंसेस कि आखिर बच्चा जा कहाँ रहा है, क्या देख रहा है, किस तरह के गेम्स खेल रहा है। तो आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा वजह बन रही है? बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि किसी भी तरीके का गैजेट पकड़ा के उनको बिठा दो चुपचाप, ताकि वो अपनी और एक्टिविटीज कर पाएं, और चेक इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो चुपचाप बैठ के कुछ कर रहा है तब तक हम कुछ और कर लेंगे, पर ये मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं कि वो कर क्या रहा है। और बहुत सी चीजें हम बार बार बोलते हैं कि कुछ चैनल्स हमें लॉक करके रखने चाहिए, बच्चे बड़े हो जाएं, हमें ओपन डिस्कशन अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। जब ग्रोइंग एज होती है, सारे सिम्टम्स हमें चेंजेस होते दिखाई देते हैं, हार्मोनल चेंजेस हमें होते दिखाई देते हैं, पर हम डिस्कशन करते नहीं है क्योंकि आज भी कुछ डिस्कशन इंडिया में टैबू माने जाते हैं अपने बच्चों के साथ। और जब ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उन्हें बाहर से मिलती है या किसी और प्लेटफॉर्म से मिलती है। एक और चीज मैंने नोट की है कि बच्चे जो हैं वो आते हैं अपने माँ बाप को अगर बताते हैं कि इसने मुझे बुली किया है, मारा, तो कई माँ बाप तो उल्टा ये सलाह देते हैं कल तुम उसको डबल मार के आना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इतने केसेस आए हैं। साथ जाके लड़ते हैं माँ बाप। देखिए, कहीं ना कहीं शय बच्चे को अपने माँ बाप ही देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जो एक करेक्शन की बात है बच्चे की, देखिए कोई भी लॉ है वो ये नहीं बोलता है कि बच्चे हैं, आरटीई एक्ट में है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बैंड है, मगर इट डज नॉट बैन दैट आप बुलाइए बच्चे के पेरेंट्स से, उनसे बात करिए, डायलॉग हो। आप अगर बच्चे को किसी तरह की काउंसलिंग, अगर आपको लगता है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया जाता स्कूल द्वारा, आई थी वो, उनके आई थी उन्होंने बच्चे को 2 थप्पड़ मारे प्रिंसिपल के सामने। वो उस थप्पड़ मारने की वजह से उसके बेटे ने मेरे बेटे को कसूरवार मान लिया। मतलब वो और ज्यादा इसको ईगो पे ले गया। यहाँ पर आप मेघना जी क्या कहेंगे कि अप्रोच गलत हो गई, यहाँ पर बच्चे ने उसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। काउंसलिंग लोगों को ये समझ में नहीं आती है कि जब हम, चाहे ठीक है आप काउंसलर नहीं भी रखते हैं, पर कोई भी मुद्दा अगर उठता है तो आप पहले अकेले में जाके बात करिए। दोनों तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत रखनी बहुत जरूरी है। हम आमने सामने कर देते हैं और हम ऐसे बिहेव करते हैं कि हम ही सारा यहीं पे हम जज हैं, यही कोर्ट है, हम सब यहीं क्लियर कर देंगे, जो कभी नहीं हो पाता है। वो ज्यादा ईगोज, वो ज्यादा हर्टिंग होते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आज हम देख ही रहे हैं। तो हमें लगता है कि इतना ज्यादा अपने आप से हम नेतागिरी ना करें और ये देखें कि हम सही प्लेटफॉर्म पे ले जाएं और पॉजिटिव काउंसलिंग करें। एक तो लोगों का ये सोचना कि कोई भी एडवाइस दे दें तो वो काउंसलिंग है, ये बहुत गलत है उनकी सोच। एडवाइस देना काउंसलिंग नहीं है। इंसान की इमोशन, सेंटिमेंट्स, उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, उसको समझते हुए उसको पॉजिटिव। आप अगर एक छोटी सी चेकलिस्ट दे सकें कि मेरा बच्चा जो है क्या उसके कदम बहक रहे हैं, कुछ एक ऑब्जर्वेशन मुझे क्या रखनी चाहिए हमेशा। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, जाहिर सी बात है नौकरी छोड़ के बच्चे के ऊपर 24 घंटे नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी मैं क्या वॉच रख सकती हूँ उसके बिहेवियर में जिससे मेरे को शक हो जाए या एक वेकअप कॉल हो जाए कि भाई अब वक्त आ गया, जरा ढंग से बात की जाए। सबसे पहले तो एक छोटी सी एक्सरसाइज में जो हर माँ बाप को बोलती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है। एक बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हम वर्किंग है इसलिए हम नहीं कर पाते। ये सब करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट चाहिए। आप आते हैं, उसके साथ बैठिए, आप 3 अच्छी बातें उसको जो पूरे दिन में लेगी और 3 बुरी बातें। 3 अच्छी बातें मम्मी पापा की जो बुरी लगती है और अच्छी लगती है, छोटी सी एक्टिविटी 10 दिन में करा लीजिए। उनको आप देखेंगे अगर कुछ चेंजेस उसमें दिखेंगे तो ये बहुत बड़ा आपके लिए चेकलिस्ट है समझने के लिए कि कहीं ना कहीं जब बच्चा खुश था अब उसकी स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ आ रही है। दूसरा, अगर हम बिल्कुल सरप्राइज चेकिंग उनके बैग्स की करें, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टेम्प्ट होती हैं क्योंकि पेयर प्रेशर इतना है कि इसके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है। हमने देखा है बहुत बच्चों को आदत हो जाती है दूसरे बच्चों के बैग से चीजें निकाल के अपने बैग में डालने की, और पेरेंट्स कभी चेक ही नहीं करते हैं कि बच्चा क्या ला रहा है और क्या ले जा रहा है। और स्कूल भी एक ऐसा मीडियम बन गया है जहाँ पे जितनी भी सीडीज हैं वो एक्सचेंज करी जा रही हैं खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो थोड़ा सा अगर हम अवेयरनेस रखें इन चीजों को। और सबसे बड़ा है नींद। जी ममता जी, आप क्या कहेंगे? स्कूल्स की क्या जिम्मेदारी और पेरेंट्स की ऐसे में क्या रोल आ जाता है? आप आकाश जी जैसे पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं यही बोल रही हूँ, कहूंगी कि रिपोर्टिंग एक सबसे जरूरी बात है। दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, आरटीई एक्ट की, पॉक्सो एक्ट की, जो ये 3 मेजर लॉज ऑफ प्रोटेक्शन है बच्चों की, इनकी ट्रेनिंग हर स्कूल को करानी जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर्स को मालूम ही नहीं है कि किस तरह से हैंडल करें ये सब बच्चे, नहीं, क्योंकि तो कैसे होगा? क्योंकि टीचर। आकाश जी से एक और रिमार्क मैं लेना चाहूंगी। आकाश जी, अब सामने वाला भी आप ही के बच्चे की उम्र का एक बच्चा है जिसने आपके बच्चे को मौत के घाट उतारा है। आप उसको कहीं से आपके मन में उसको ये है कि नादान उम्र की गलती है?
आपको लगता है कि छोटी उम्र की गलती नहीं, छोटी उम्र की नहीं, पूरा प्री प्लान के तहत काम हुआ है ये। चलिए, तो आपका अपना गुस्सा है रविंद्र जी? गुस्सा नहीं है मैडम, ये इस बात को बार बार आपको लगता है कि ये प्री प्लान के तहत बच्चे को 3 दिन चक्कर काट के बुला के लेके गए हैं। वो बोले अब तुम हमारा दोस्त है, आगे चलिए खैर वो पुलिस जांच करेगी अगर आपके मन के कोई शक शुबा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हम लोग ने इस विषय को उठाने और तमाम पहलुओं को आपके सामने रखने के पीछे हमारा मकसद यही था कि अगर हमारे समाज के, हमारे अभिभावकों के, हमारे बच्चों के कदम बहक रहे हैं तो कम से कम वक्त रहते वो सही दिशा में वापस लौटने लगे। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, अपने सुझाव रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज के लिए हम लोग में बस इतना ही।